बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अकाउंटिंग हेड्स की डिस्कशन कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने परचेज रिटर्न, रेवेन्यू मींस सेल्स एंड सेल्स रिटर्न की डिस्कशन कर ली थी। आई होप कि ये सारी सिचुएशन आप लोगों को क्लियर हो। यस सर। गुड। इसमें आप लोगों को क्रेडिटर्स डेटर्स की समझ आ गई। यस सर। उनको हम लोग क्यों करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का पार्ट बनाते हैं, ये बात भी क्लियर है आप सब बच्चों को। चले, रेवेन्यू का पार्ट समझ आ गया था आप लोगों को। यस। रेवेन्यू, delivery of goods to customers by the business for some consideration is known as revenue or sales। मैंने आप लोगों से कहा था कि सर्विसेज के लिए रेवेन्यू का वर्ड, और अगर गुड्स में आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लोग सेल्स कह सकते हैं कि आपकी ये सेल्स हुई है। मोस्टली हम लोग सेल्स का वर्ड यूज कर रहे होते हैं क्योंकि हम जो बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं ना, वो हमारे पास ट्रेडिंग बिजनेस होता है, गुड्स इन्वॉल्व होती हैं, तो हम लोग सेल्स का वर्ड यूज कर लेते हैं। रेवेन्यू भी कर सकते हैं आप लोग। कहते हैं रेवेन्यू इज अ प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड। अब यहां पर बात यह आती है कि खुद रेवेन्यू रिकॉर्ड कौन सी अमाउंट का करना है। तो आप लोगों ने अपना प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड करना है यहाँ पर उन गुड्स के अगेंस्ट आप जितनी प्राइस रिसीव कर रहे हो ना, वो आपका रेवेन्यू है, वो आपकी सेल्स है। मतलब आप लोग यहां से गए ना बुक शॉप के ऊपर और वहां से एक बुक परचेज की, 500 रुपीज की बुक थी, तो उस शॉपकीपर का रेवेन्यू 500 है कि उसने वो गुड्स कितने में हैंड ओवर की हैं, उन गुड्स के अगेंस्ट उसने कितनी अमाउंट रिसीव की। आप कैफे में गए, खाने पीने की चीजें नहीं, आपका 200 रुपए का बिल बन गया, उस कैफे वाले का रेवेन्यू 200 रुपीज है। ऑल राइट। नेक्स्ट देखिए, रेवेन्यू इज इनकम arising in the course of the ordinary activities of the entity। ordinary activities of the entity से मुराद होता है कि नॉर्मली वो जिस चीज के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमने रेवेन्यू उसको कंसीडर करना है। अब अगर बुक शॉप वाला है तो उसकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बुक्स की सेल एंड परचेज है। स्टेशनरी स्टोर है तो स्टेशनरी आइटम्स की सेल एंड परचेज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। एक कैफे है हमारे पास, तो वो कैफे के लिए जो हमारे पास जितनी भी चीजें वहां पे मौजूद होंगी, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं कि इनसे जो आप लोग इनकम अर्न कर रहे होते हो ना, वो आपका रेवेन्यू बनेगा। फिर उसने एग्जांपल दी कि आप लोग रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड फी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये दो सिचुएशंस हो सकते हैं कि या तो आप सर्विसेज प्रोवाइड करके रेवेन्यू अर्न कर सकते हो, या फिर गुड्स को सेल करके रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। फिर नोट आया, रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम द गुड्स और डिस्पैच्ड और द सर्विसेज और रेंडर। मतलब हम लोगों ने अपना रेवेन्यू किस टाइम पर रिकॉर्ड करना है। देखिए भाई, एक कस्टमर है मेरा और वो मुझे एडवांस में पैसे देकर चला गया कि आपने मुझे आफ्टर 10 डेज गुड्स डिलीवर कर देनी है। जैसे ही मैं उसे अमाउंट रिसीव करूंगा, मैं उसको अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करूंगा। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है? आफ्टर 10 डेज, जब मैं उसको गुड्स डिलीवर करूंगा, रेवेन्यू उस दिन जाके रिकॉर्ड करूंगा। तो यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है कि आप लोगों ने अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड किस दिन करना है। एक मेरा ऐसा कस्टमर है जो आज मुझसे गुड्स लेकर चला गया और उसने मुझे पेमेंट आफ्टर 10 डेज करनी है। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करूं? रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करूं? आज ही मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देना है जिस दिन गुड्स मैंने उसको ट्रांसफर करनी है। देखो क्या क्राइटेरिया लिखा हुआ है, डिस्पैच ऑफ गुड्स। क्या अमाउंट की बात की गई है कि आप अमाउंट कब लेंगे? इस किस्म की कोई बात नहीं है। हम लोगों ने ये देखना है कि हम गुड्स कस्टमर्स को हैंड ओवर कब कर रहे हैं। जिस दिन हम गुड्स कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे, अपना रेवेन्यू उसी दिन रिकॉर्ड कर देंगे। चाहे हमें पैसे मिले हैं, हमें पैसे नहीं मिले, या हमें पैसे एडवांस में मिल गए थे, इस बात से कोई गर्ज नहीं होती। हमने ये देखना है कि हम लोगों ने गुड्स हैंड ओवर किस दिन करनी है। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? अच्छा, जिसने मुझे 10 दिन बाद पेमेंट करनी थी, क्या वो मेरा डेटर नहीं बन गया? जिसको आज मैंने गुड्स ट्रांसफर की और उसने कहा कि 10 दिन के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा, आज वो मेरा डेटर है, वो मेरा ट्रेड रिसीवेबल है, मैं उसको ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन अपना रेवेन्यू आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको गुड्स ट्रांसफर कर चुका हूं।
तो इसके लिए क्राइटेरिया होता है कि आप लोगों ने गुड्स कस्टमर को ट्रांसफर कर देनी है, या आपने जिस चीज के अगेंस्ट फी रिसीव करनी है उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, उस टाइम पर जाकर आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं आप लोगों से एडवांस में फी रिसीव कर दी, लेकिन अभी तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, हम लोग अपना रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड कर सकते जब तक कि अपनी सर्विसेज ना प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फिर दूसरी सिचुएशन सुने कि सपोज आप लोगों ने ना 5 माह यहां पर पढ़ने के लिए 50,000 रुपये दिया और 50,000 रुपये इन एडवांस दे दिया, हम टोटली 50,000 रुपीज अपने फर्स्ट मंथ में रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कितने अरसे की हैं, 5 माह की, हम हर मंथ के एंड पर 10-10 हजार रुपये अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। टोटली 50,000 रुपीज रिकॉर्ड नहीं हो सकता, जितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे जितनी अमाउंट की उतने का रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, उससे ज्यादा का रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड हो सकता। हाँ, ये अलग बात होती है कि आपने पेमेंट इन एडवांस ले ली, या उसी टाइम पर जैसे आप लोग मंथली फी पे किया करते थे स्कूल्स में, तो वो तो जैसे ही आपको सर्विसेज देते हैं उसी टाइम पे आप उनको फी भी दे देते हैं। हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम चलता है किस्म का कि आप एडवांस में भी दे देते हो, कुछ लोग इंस्टॉलमेंट्स में भी दे देते हैं, तो हमें रिकॉर्डिंग भी उसी हिसाब से करनी पड़ती है कि हम लोगों ने कितने परसेंट सर्विसेज आपको दे दी हैं, हमारे कितने परसेंट सिलेबस एंड हो चुके हैं, तो रेवेन्यू उसी हिसाब से रिकॉर्ड होता है। क्या बातें क्लियर सब बच्चों को? फिर हमारे पास आ जाते हैं क्या, सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। ये बात क्लियर होगी आप सब बच्चों को कि जैसे ही आपने गुड्स हैंड ओवर की कस्टमर्स को और उसने आपको उसी टाइम पे पेमेंट कर दी, तो वो क्या सेल्स हैं। आपके कस्टमर ने अगर पेमेंट कर दी और आप रिसीव करोगे, और अगर आपने अपने कस्टमर्स को गुड्स हैंड ओवर की और उसने आपको पेमेंट करनी है आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, तो फिर ये हमारे पास कहलाएंगी क्रेडिट सेल्स। फिर हमारे पास आया एक नोट कि हम लोगों ने सेल्स किसको करनी है, कस्टमर्स को, चाहे वो कैश सेल्स हैं चाहे वो क्रेडिट सेल्स हैं, उस पर्सन को मैंने अपना कस्टमर कहना है। लेकिन फिर उन कस्टमर्स में से कुछ को स्पेसिफिक कर दो, और स्पेसिफिक किस अंदाज से करोगे कि ऐसे कस्टमर्स जिनको आप लोग क्रेडिट सेल्स कर रहे हो, उन कस्टमर्स को आप लोगों ने अपना ट्रेड रिसीवेबल या डेटर कहना है, और वो आप लोगों का एक रिसोर्स है जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा जब वो आपको पैसे देंगे। इस वजह से आप लोगों ने इसको अपना एसेट रिकॉर्ड करना है, और इसने इमीडिएटली आपको पे कर देना है विद इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, आपको इसने पेमेंट कर देनी है। तो इसको क्लासिफाई करेंगे आप लोग करंट एसेट्स के तौर पर। एनी इशू? सेल्स रिटर्न, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर टू द बिजनेस फॉर एनी रीजन इज नोन एज सेल्स रिटर्न। तो जिस तरह जिस अंदाज में सेल्स होती हैं, सेल्स रिटर्न वैसी होती हैं। अगर कैश सेल्स हैं उनमें से कोई रिटर्न आ रहा है, तो आप लोगों का वो कैश सेल्स रिटर्न होगा। क्रेडिट सेल्स का रिटर्न आया है तो आपके पास सेल्स रिटर्न ऑन क्रेडिट होगी। ऑलराइट, जहां तक किसी बच्चे को कोई इशू? एनी क्वेश्चन? एक्सपेंसेस, यहां पर एक्सपेंसिव से मुराद होता है कि बिजनेस को रन करने के लिए आप क्या क्या एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, क्या क्या स्पेंडिंग्स हैं आप लोगों की बिजनेस को रन करने के लिए। पर आपने हर किस्म का एक्सपेंस यहां पर एक्सपेंस नहीं ट्रीट करना। सबसे पहली बात आपने देखना है रिलेट्स टू बिजनेस, मीन्स दैट बिजनेस ऑनर का एक्सपेंस नहीं लेकर आना इधर, सिर्फ बिजनेस से रेलिवेंट देखना है। अब बिजनेस को रन करने के लिए कौन कौन से एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं। क्या बिजली ने इलेक्ट्रिसिटी का मीटर नहीं लगवाया होगा, कनेक्शन नहीं होगा, तो उसका बिजली का बिल पे करना। अच्छा, इसी तरह से हम लोग इसको कह देते हैं यूटिलिटी बिल्स, मतलब उसमें अगर गैस वगैरह भी यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, टेलीफोन वगैरह यूज हो रहा है, तो उनके जो बिल्स आते हैं वो बिजनेस के एक्सपेंसिस बन जाते हैं अगर बिजनेस प्रेमिसेस में लगे हुए हैं तो। दूसरा हमारे पास आ जाता है बिजनेस को रन करने के लिए क्या आपने कोई एम्प्लॉयज हायर नहीं किए हुए होंगे, तो क्या आप मुफ्त में होंगे वो, क्या उनको प्रॉफिट शेयरिंग करोगे? लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग करो तो फिर तो पार्टनर्स बन जाएंगे, तो उन पार्टनर्स को जो अमाउंट पे करूंगा क्या वो एक्सपेंस है? नहीं, वो एक्सपेंस नहीं है, वो आउट ऑफ प्रॉफिट जाता है हमारे पास। ऑल राइट, तो वो मेरे पार्टनर्स हैं। लेकिन अगर मैं उनको सैलरी पे मैंने रखा हुआ है तो मेरे इंप्लॉयज हैं, तो यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस आ जाएगा।
मैंने अपने बिजनेस की इंश्योरेंस करवाई हुई है। इंश्योरेंस का तो पता है ना आप लोगों को, कि किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से निपटने के लिए हम लोग बिजनेस की इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अमाउंट कम पे करनी पड़ती है, फॉर द ईयर ये इंश्योरेंस होती है। फिर लिमिट्स वगैरह होती हैं इसकी, कि अगर उस साल में बिजनेस को किसी किस्म का कोई लॉस हो जाता है, तो वो लॉस सारे का सारा मेरा नहीं होगा, फिर मुझे इंश्योरेंस कंपनी वाले रीइंबर्स करेंगे। और इंश्योरेंस कंपनी वाले बेसिकली एक रिस्क ले रहे होते हैं उस बिजनेस का, इनकेस किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होता, तो जितनी मैंने उनको अमाउंट पे की थी उनका प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि उन्होंने उन्होंने मुझे तो कुछ पे करना ही नहीं है। लेकिन अगर मेरे बिजनेस को कोई लॉस हो जाता है, तो मैं उनको सपोज पे कर रहा हूँ 1 लाख रुपए, लेकिन जो मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर लॉस की रिकवरी होगी वो 10 लाख रुपए तक की होगी। इतना होता है। गाड़ियों की इसी तरह से हम लोगों ने इंश्योरेंस करवाई हुई होती है, कि इन केस कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस सिचुएशन में उसके जो भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस आएंगे वो इंश्योरेंस कंपनी ने पे करने होते हैं। तो इंश्योरेंस अपने आप को लॉस से सेव करना होता है, तो आप अपने आप को लॉस से सेव कर रहे होते हैं। तो एनुअल इंश्योरेंस हमेशा आप लोगों के एक्सपेंसेस में आएगी। फिर लोगों को कैसे पता चलेगा आपका बिजनेस है, कि आप ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, लोगों को कैसे पता चलेगा? एडवर्टाइजमेंट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, तो क्या मार्केटिंग फ्री में हो जाएगी? नहीं, आपको उसके ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा। क्या ये बिजनेस के लिए नहीं था, या आपकी अपनी पब्लिसिटी के लिए था? तो बिजनेस का एक्सपेंस है ये। एक्सपेंसेस की लिस्ट बहुत बड़ी है, तो आप लोगों ने सिर्फ उतने एक्सपेंस उठाने हैं जो आपके क्वेश्चन में गिवन हो। वह ऐसा नहीं है कि आप तमाम एक्सपेंसेस की लिस्ट लिख देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके क्वेश्चन में उस बिजनेस से रेलिवेंट जो जो एक्सपेंसेस होंगे आप लोगों ने सिर्फ वो लेने हैं। यहाँ पर एक एक्सपेंस का नाम लिया गया है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये हमारी बुक में चैप्टर नंबर 6 है, इन डिटेल जाकर देखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सिर्फ इन शॉर्ट आप लोगों को बता दूं कि जैसे आज बिजनेस ने गाड़ी परचेज की 30 लाख रुपए की, क्या 1 साल के बाद वो 30 लाख रुपए की होगी? कितने की होगी? कितने की होगी? 25 की होगी। तो वो 5 लाख कहाँ गया? डेप्रिसिएशन। वो जो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसिड्स आता है, वो हमारे पास डेप्रिसिएशन के तौर पे रिकॉर्ड होता है। आपने एक मोबाइल परचेज किया 50,000 रुपए का, 1 साल के बाद 50,000 रुपए का होगा? कितने का होगा? कितने का होगा? कोई वैल्यू बताओ। 40,000 रुपए का हो जाएगा। 10,000 कहाँ गए? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। मतलब उस एसिड को यूज करने पर वो अपनी वैल्यू कम कर देता है। एसिड को यूज करोगे तो वो अपनी वैल्यू कम कर देता है। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसिड इज नोन एज डेप्रिसिएशन। इसको प्रॉपर वे में कैलकुलेट किया जाता है, जो कि हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे कि इसकी कैलकुलेशन वगैरह किस तरह से होती है, कौन कौन से एसिड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। अभी के लिए आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है आपका। ओके। अच्छा, अब एक देखिए जरा एक्सपेंसिव। द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू। एग्जांपल्स इंक्लूड सैलरीज एंड वेजेस। क्लियर है? रेंट पे कर रहे हो, शॉप अपनी नहीं है, तो वो भी आपका एक्सपेंस हो जाएगा। बैंक चार्जेस, बैंक में अकाउंट ओपन किया गया है तो आपको पता है बैंक वाले एनुअल बेसिस पे अपने चार्जेस डिडक्ट करते हैं, तो वो अगर अकाउंट ना ओपन करते तो क्या वो चार्जेस पे करते? तो वो भी आप लोगों का एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट, कमीशन एक्सपेंस। अक्सर जो सेल्स वगैरह की जाती है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन होती है। मतलब आप अपने सेल्स एजेंट को सैलरी तो पे कर ही रहे होते हो, लेकिन साथ साथ कमीशन पे करते हो। अब लोग देखो, अगर किसी आप ब्रांड पे चले जाओ ना, कोई चीज परचेज करने के लिए, जैसे ही आप एंटर होते हैं तो फौरन एक सेल्समैन आ जाता है और आप लोगों को ट्रीट करना शुरू कर देता है, आपका रिश्तेदार है इसलिए आ जाता है। क्यों आता है? अच्छा, उसको पता है कि भाई इस कस्टमर ने कुछ परचेज किया ना, फिर जब बिलिंग काउंटर पे जाता है ना, वो कहता है भाई मेरा कस्टमर है, या अपना कोड मेंशन करवा के आता है। उसकी रीजन क्या है? कि उसको बाद में उस अमाउंट के ऊपर कमीशन मिलना है। यही वजह होती है कि आप कोई भी चीज उसके सामने चेक करो ना, सपोज शूज आपने पहन लिए, उसने कहना है क्या कमाल लग रहे हैं, मैं उसने निकालने हैं भाई वहां से। वो कहता है कि किसी तरह से आप, मतलब आप 19-20 हो रहे होते हैं ना कि यार अच्छे नहीं लग रहे, वो आपको कायल करने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं आप पे तो जच रहे हैं, बनेंगे आपके लिए हैं।
तो कभी भी सेल्समैन की बात ना मानना, वो वैसे ही अपने कमीशन के लिए आपकी तारीफ कर रहा होता है, कसम से नहीं अच्छी लग रही होती चीज। ओके, कमीशन एक्सपेंस समझ आ गया। फिर लीगल एक्सपेंसेस आ जाते हैं। आपको बाज़ औक़ात लीगल एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं। लीगल एक्सपेंसेस जैसा कि आपने एक पीस ऑफ लैंड परचेज किया, अपने नाम पे नहीं रजिस्टर करवाओगे, लीगल एक्सपेंसेस पे करोगे, करोगे। कोई बाइक परचेज करते हो, क्या लीगल एक्सपेंस पे करना नहीं पड़ता, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह। हाँ, ये अलग बात है कि ये एक्सपेंसेस उनकी कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं, लेकिन लीगल एक्सपेंसेस से मुराद है किसी किस्म की कोई प्रोफेशनल फी वगैरह आप पे कर रहे हो, किसी से कोई मशवरा किया, कंसल्टेंसी फी वगैरह आप लोगों ने पे कर दी उस बिजनेस से रेलिवेंट, तो वो आपके एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाते हैं। फिर आपकी गाड़ियों में कोई ना कोई इशू आ जाता है, कोई प्लांट एंड मशीनरी लगाया हुआ है, उसमें कोई ना कोई इशू आ गया है, तो रिपेयरिंग नहीं करवाओगे, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। फिर आप लोगों के पास आ जाते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एनी क्वेश्चन? expenses should be recorded in the books when it is incurred। जैसे रेवेन्यू के लिए आपको बताया गया था कि रेवेन्यू आप लोगों ने कब रिकॉर्ड करना है, जब गुड्स डिस्पैच करेंगे उस वक्त। एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करने हैं, जब बिजली का बिल पे करूंगा उस टाइम नहीं, व्हेन इनकर्ड। इसकी एग्जांपल कल भी मैं आप लोगों को देके गया था कि जुलाई के मंथ का बिल अगस्त में पे करते हैं, तो वो अगस्त का नहीं होता, तो जुलाई में ही रिकॉर्ड होना चाहिए जब आपने कंजम्पशन की थी इलेक्ट्रिसिटी की। गॉट इट? यहां पर कहने से यह मुराद है कि जिस टाइम ड्यूरेशन में किसी एक्सपेंस को इनकर्ड करते हो, उसी टाइम ड्यूरेशन में उसकी रिकॉर्डिंग करो, चाहे पे किया है या नहीं किया, लेकिन एक्सपेंस उसी टाइम पे रिकॉर्ड हो जाए। क्लियर? अगर पे नहीं किया तो पेएबल के तौर पे रिकॉर्ड होगा, और जब पे करोगे तो पेएबल खत्म हो जाएगा आपका। गॉट इट? नेक्स्ट, ड्राइंग्स। आपको याद है कि बिजनेस ओनर ने अपना सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया था, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया। अब क्या बिजनेस ओनर के पास तो कुछ भी नहीं है अपना घर चलाने, और उसने दिन रात अपने बिजनेस के ऊपर मेहनत कर रहा है, क्या उसके घर में जरूरियात नहीं होगी पैसे वगैरह की? तो कहां से लाए? बिजनेस से निकाल दें। बिजनेस से कहे कि भाई अब मुझे दे दो, क्योंकि मुझे जरूरत है, जब तुम्हें जरूरत थी मैंने दी थी। तो जब बिजनेस में से बिजनेस ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ करनी होती है, तो हम उसको ये नहीं कहते कि कैपिटल को कम कर दो, ऐसा नहीं है। हम उसको जाके रिकॉर्ड करेंगे एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है कि विदड्रॉल ऑफ कैश from the business by the business owner for his personal use is known as drawings। All right? अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ पैसा ही निकालो बिजनेस में से। जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दी, भाई ग्रोसरी स्टोर करियाना स्टोर है, उसके पास ग्रोसरी आइटम चाहिए थे घर में, तो वो ग्रोसरी आइटम्स भी तो ले सकते हैं अपनी शॉप से, तो वो भी उसकी ड्राइंग्स रिकॉर्ड हो। गॉट इट? इसको सेल्स नहीं रिकॉर्ड किया जाता कि बिजनेस ने वो ग्रोसरी आइटम किसी कस्टमर को देते तो वो सेल्स रिकॉर्ड करते, लेकिन बिजनेस ऑनर को दे रहे हैं तो उसने सेल्स नहीं रिकॉर्ड करनी। अकाउंटिंग कहती है कि अगर आप अपने दरमियान ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, तो फिर ये सेल्स नहीं है, फिर आपने इसको क्या रिकॉर्ड करना है। तो आप लोग चाहें तो आप गुड्स विड्रॉ कर लें, आप चाहें तो आप अमाउंट विड्रॉ कर लें। अगर बिजनेस का कोई नॉन करंट एसेट है, जैसे बिजनेस के पास एक गाड़ी मौजूद थी, अब बिजनेस की यूजेज के लिए नहीं है, लेकिन बिजनेस ओनर ने कहा कि मैं इसको अपने पर्सनल यूज के लिए रख लेता हूं, तो एक नॉन करंट एसेट भी लेके जा सकता है, तो वो भी ड्राइंग्स कहलाएंगे। बात क्लियर? अच्छा, कैपिटल भी बिल्कुल इसी तरह से है। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ पैसे ही इंट्रोड्यूस करें बिजनेस में। आपको पता है कि बिजनेस को डिलीवरी व्हीकल की जरूरत है, और आपके पास पहले से गाड़ी मौजूद थी, आप अपनी गाड़ी ही बिजनेस को दे सकते हो, तो जो गाड़ी बिजनेस को दोगे वो भी इंट्रोड्यूस होगी एज कैपिटल। तो कैपिटल से मुराद ये जरूरी नहीं कि सिर्फ अमाउंट, आप अपना कोई नॉन करंट एसेट ट्रांसफर कर सकते हो बिजनेस को। शॉप आपके पास अपनी थी, उसमें बिजनेस करने जा रहे हो, तो बिजनेस को ट्रांसफर कर दो, तो आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ शॉप। बात क्लियर? तो ड्राइंग्स क्या है? When cash or goods are withdrawn by the owner for his personal use from the business is known as
ड्राइंग। तो जब भी आप लोगों से कहेगा कि बिजनेस ओनर ने कोई अमाउंट विदड्रॉ कर ली है, तो आपने उसको रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग की टर्म्स में एज ड्राइंग्स। एनी इशू? लेकिन हाँ, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो रिकॉर्ड, फिर तो हम लोग कैश जाके रिकॉर्ड करेंगे, फिर ड्राइंग्स नहीं रिकॉर्ड करेंगे। मतलब अगर ग्रोसरी आइटम्स शॉप में से वो पिक करता है, लेकिन उसके लिए उसने पेमेंट कर दी है, तो फिर उसको ड्राइंग्स रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने उसके लिए पे कर दिया। फिर बिजनेस उसको एज अ कस्टमर डील कर लेगा और अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर लेगा। ये उस सिचुएशन में है जब आप पे नहीं कर रहे, फिर आप लोगों ने ड्राइंग्स रिकॉर्ड करना है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जाग रहे हो? अदर इनकम। अच्छा देखिए, एक तो बिजनेस की इनकम मौजूद है हमारे पास, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वहां से हमारे मतलब जो गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं वहां से हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। वो है हमारी मेन इनकम, जिसके ऊपर हमारा फोकस होता है। मतलब जैसे मैं टीचिंग करता हूं, तो यहाँ से जो सैलरी मुझे मिलती है ये मेरी मेन इनकम है, ये मेरा रेवेन्यू है। लेकिन अगर साथ में मैं कोई पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, तो मेरी अदर इनकम है। ओके। मैं मतलब कुछ और, मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, वहां से मुझे इंटरेस्ट इनकम आ रही है, वो मेरी अदर इनकम है। मेरे घर का एक पोर्शन मैंने रेंट आउट किया हुआ है, वहां से रेंटल इनकम आ रही है, वो मेरी अदर इनकम है। क्यों? क्योंकि मेरी मेन कोर्स ऑफ बिजनेस जो है ना, वो टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना। यहां से जो इनकम मिलेगी ना, वो मेरा रेवेन्यू है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी दूसरी सेकेंडरी एक्टिविटीज से, नॉन कोर एक्टिविटीज, देखिए टीचिंग करना मेरी कोर एक्टिविटी, मेरी मेन एक्टिविटी, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और एक्टिविटीज हैं, तो फिर वो नॉन कोर एक्टिविटीज, मतलब सेकेंडरी एक्टिविटीज है मेरी। अगर उनसे किसी किस्म की कोई मैं अर्निंग कर रहा हूं, तो वो मैं रिकॉर्ड करूंगा एज अदर इनकम। वो कौन कौन सी हो सकती है? आपकी रेंटल इनकम हो सकती है, जैसे आप लोगों ने घर का एक पोर्शन, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा शहरों में, लाहौर में जिसका अपना घर हो, एक पोर्शन में खुद रहते हैं, दूसरा पोर्शन रेंट आउट किया हुआ होता है, वहां से उनके यूटिलिटी बिल्स वगैरह और इस किस्म की चीजें निकल जाती हैं, वो उनकी अदर इनकम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा अच्छा खासा होता है, बिजनेस करते हुए डर रहे होते हैं क्योंकि रिस्क है बिजनेस, तो क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं बैंक में। तो बैंक वाले मंथली बेसिस पे उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो जो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं वो उनकी बन जाती है अदर इनकम। फिर आपके पास आपका कोई, जहां पर हम लोग डिस्कशन वैसे मोस्टली बिजनेस की ही कर रहे होते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपका नाम ले लेता हूं। मतलब यहां से मुराद बिजनेस है, कि बिजनेस के पास एक्स्ट्रा पैसा मौजूद है, बिजनेस के पास एक बिल्डिंग थी जिसका एक पोर्शन उसने रेंट आउट कर दिया है, तो इस किस्म की चीजें अदर इनकम में आएंगी। बिजनेस के पास नॉन करंट एसेट्स है, और उसने वो सेल किया तो उसको वहां पे से प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट जाके रिकॉर्ड होगा एज अदर इनकम। ऑल राइट। गेन, और ये इसको रिकॉर्ड किया जाता है गेन, गेन मींस प्रॉफिट, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब भी आपके पास आएगा आपने इसको रिकॉर्ड करना है एज अदर इनकम। इनकम अराइजिंग अदर देन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, और income which is earned by a business through its non-core activities। देखिए core activities तो ordinary course of business थी, वहां से जो आपके पास इनकम आ रही है वो रिकॉर्ड करनी है एज रेवेन्यू और सेल्स। लेकिन अगर कोई नॉन कोर एक्टिविटी से आपके पास पैसा आ रहा है, तो वो रिकॉर्ड होगा एज अदर इनकम। और इसके एग्जांपल्स में हमारे पास शामिल है रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल या डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, एंड इंटरेस्ट इनकम। आई होप कि ये बातें क्लियर होंगी। 10 डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। कोई ऐसी डेफिनेशन जो आप चाहें कि मैं रिपीट करूं? अच्छा हम जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी सैलरी इतनी नहीं है जितना कि मैं बाकी जगहों से कमा लूं, तो हो सकती है अदर इनकम, मेन सोर्स से ज्यादा। आपने ये देखना है, अगर मुझसे कोई पूछे आप क्या करते हो, मैं उन्हें क्या कहूंगा, मैं इंटरेस्ट अर्न करता हूं, तो वो मेरी मेन कोर्स ऑफ एक्टिविटी है जो मैं लोगों को बताना पसंद करूंगा। ऑल राइट।
इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वो दूसरी जगहों से क्या प्रॉफिट या अर्निंग, या हो सकता है मेन कोर्स से मुझे लॉस हो रहा हो, अदर इनकम ही उसको कंपनसेट आके कर रही हो, ऐसा हो सकता है। अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग किससे ज्यादा और किससे कम अर्न कर सकते हैं। हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज में मैंने शेयर परचेज किए हुए हो, एकदम से बूम आया और अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा नहीं है मैंने फिर उसको उठा के उस साल के लिए अपनी कोर एक्टिविटी बना देना है कि ये मेरी मेन एक्टिविटी है, ऐसा नहीं है। ओके। यस सर। जी, और कोई बात? अगर बिजनेस एसेट्स रेंट पे दे देते हैं, रेंटल इनकम, जी, अदर इनकम पे ही जाएगा, रेंटल इनकम रिकॉर्ड होगा। बिजनेस, हम बात ही बिजनेस की कर रहे हैं, हम बात ही, हाँ तो बिजनेस की नॉन कोर एक्टिविटीज हो सकती हैं। बिजनेस की हम यहाँ पे, मैंने आपसे पहले बात की कि मैं बिजनेस ओनर की नहीं बात कर रहा यहाँ पर कि उसके अदर इनकम कौन कौन सी हैं। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ कि बिजनेस के अदर इनकम कौन कौन सी हैं। ये जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है, ये बिजनेस का अपना पैसा था जो एक्स्ट्रा रखा हुआ था, मजीद हम उसी बिजनेस पे नहीं लगा रहे थे, बैंक में रखा हुआ था, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है। बिजनेस की अपनी एक बिल्डिंग थी, जैसे कि ये एक कॉलेज की बिल्डिंग, इसके कुछ रूम रेंट आउट कर दो, आउटसोर्स कर दो किसी और को, तो वहां से अगर आपको पैसा मिल रहा है तो रेंटल इनकम इस बिजनेस की। क्लियर? यस सर। जी, और कोई बात? बस। अच्छा, 10 डेफिनेशन हम लोगों ने कौन कौन सी बनी है, जरा रिपीट कीजिएगा हेडिंग्स, तो जरा सीक्वेंस के साथ चलना है। कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल और एसेट्स। पढ़ते रहो। चले, बस 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 बस, देखो सीक्वेंस में चलोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाओ, उससे अपने नॉन करंट एसेट परचेज करो, कुछ नॉन करंट एसेट उधार पे ले लो तो आपकी लायबिलिटीज बन जाएंगी। उसके बाद फिर आपने देखना है कि आप लोग ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो परचेजेस करोगे, वहां से आपको गुड्स कुछ डैमेज नजर आए तो परचेज रिटर्न कर दो, वो जो परचेजेस की हैं उनको सेल्स करो। फिर कस्टमर आपके पास डैमेज गुड्स लेकर आ गया तो आपकी, उनको उन सेल्स को करने के लिए आपको कुछ एक्सपेंसेस करने पड़े, वो आपके पास आ गए, कुछ अदर इनकम आपके पास आई, और जब इनकम अर्न हो गई तो कुछ आपने खुद निकाल लिया ड्राइंग्स के सिचुएशन में। 10 डेफिनेशन पूरी हो गई। ओके। क्या? कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, इनकम। ओके हो गया? अब दोबारा से पढ़ो। ओके हो गया? क्या याद होनी गई सारी चीजें? ये भाई इस तरह से पढ़ते हुए शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, कोई किसी को कुछ भी नहीं नोट कर रहा, आप अपने लिए पढ़ रहे हो। ओके, तो अगर आप समझो ना कि ये हमारी इंसल्ट है, तो ये कोई इंसल्ट नहीं है आप लोगों की। बहुत से चेहरे हमें खामोश बैठे हुए होते हैं, जैसे कि उनकी आवाज निकली तो पता नहीं हम लोग दीवाने हो जाएंगे उनकी आवाज के, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग अपने लिए कर रहे होते हो ये सब कुछ। ओके। मजीद डेफिनेशंस इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और साथ में अपनी बुक की रीडिंग को भी स्टार्ट कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।